Hello friends, welcome back to my channel PM at HRD. Today we are going to discuss about gratuity. ग्रेचुइटी है क्या, ये कौन से एक्ट के अंदर आती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके कैलकुलेशन कैसे किए जाती है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर आता है, कितने एम्प्लॉयज होना चाहिए, ये सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ग्रेचुइटी जो है इट इज बेनिफिट दैट इज पेबल अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। इसका मतलब ये है कि ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर आती है। ये इट इज ए सम ऑफ मनी पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन द कंपनी। इसका मतलब ये है कि एक रिवार्ड या ऑनर होती है जो कि एम्प्लॉयर के तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब मिनिमम 5 ईयर्स के ऊपर काम करने के बाद। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है, जैसे एम्प्लॉय को कैसे, कौन से एम्प्लॉय को ये ग्रेचुइटी मिलेगा, इसका ये है कि एन एम्प्लॉय शुड बी एलिजिबल फॉर सुपरएनुएशन, एन एम्प्लॉय रिटायर्स, एन एम्प्लॉय रिजाइन्स आफ्टर वर्किंग 5 ईयर्स, जो कि मिनिमम 4 ईयर्स 10 मंथ्स और 18 डेज होना चाहिए, एन एम्प्लॉय पासेस अवे और सफर्स डिसेबिलिटी ड्यू टू इलनेस और एक्सीडेंट। इसका मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेट डेथ या कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से वो डिसेबिलिटी आ जाती है, तो वो भी एलिजिबल होते हैं। एक नोट करने वाली चीज ऐसा है कि द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 अप्लाइज टू ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस which employed 10 or more people or has employed 10 or more people at any given time in the last 12 months। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 10 लोग काम करते हैं, 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, या पिछले 12 महीने में कोई भी दिन 10 से ज्यादा लोग काम किया है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है, तो फिर कौन से सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर एलिजिबल टू और एलिजिबल फॉर कमिंग अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, मतलब कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आ सकते हैं। इसमें आपके माइंस है, ऑयल फील्ड्स है, पोर्ट्स, फैक्ट्रीज, देन योर प्लांटेशंस, शॉप्स, रेलवे कंपनीज, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कमिंग अंडर ग्रेचुइटी। अभी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द ग्रेचुइटी। व्हाट इज द मेथड टू कैलकुलेट ग्रेचुइटी? इट इज वेरी सिंपल। योर लास्ट रन सैलरी मोस्टली बेसिक प्लस DA इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन सर्विस। अगर आपका बेसिक DA 7,000 रुपया है और आपने 5 साल कंप्लीट किया सर्विस में, तो ग्रेचुइटी आपका आ रहेगा 7,000 इंटू 15/26 इंटू 5, जो कि 20,192 ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल वे है ग्रेचुइटी कैलकुलेशन का। अभी ग्रेचुइटी का एक इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट हुआ है इन रिगार्ड टू ग्रेचुइटी फॉर एम्प्लॉइज। द सीलिंग जो कि पहले 10 लाख था, अभी बढ़ा के 20 लाख कर दिया, तो उतना तक टैक्स फ्री रहेगा, आपका ग्रेचुइटी टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन ये तो जो कैलकुलेशन अभी बोला, बेसिक प्लस DA इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ये उन्हीं कंपनी के लिए जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर आते हैं। लेकिन जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर एम्प्लॉय नहीं आते, उनका फिर कैलकुलेशन कैसे होगा? उनका भी बहुत ही सिंपल है, वही सिंपल है, फॉर्मूला है 15 इंटू लास्ट सैलरी ड्रॉन इंटू नंबर ऑफ पीरियड्स एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 30। वहां पे 26 था, यहाँ पे 30 है। इतना ही डिफरेंस उन्होंने किया है। जो 15/26 था, यहाँ पे 15 आउट ऑफ 30 वर्किंग डेज लिया है, तो 15/30 किया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंने, आप देख लीजिए इस स्लाइड में, कि एक संतोष करके है जिनकी वो काम ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, उनका सैलरी और जो पे है 20,000 पर मंथ है, और उन्होंने 22 साल और 5 महीना काम किया है। तो ये सिचुएशन में उनका ग्रेचुइटी कैसे होगा? 15 इंटू 20,000 इंटू 22
डिवाइडेड बाई 30 जो कि 2,20,000 तक आएगा। यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, यहाँ पे जो अमाउंट है बेसिक है, ये एक्चुअली बेसिक है प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये तीनों को मिला के बेसिक काउंट किया जाता है। लेकिन पिछले केस में क्या था, बेसिक प्लस डीए था। यहाँ पे बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये तीनों काउंट किया जाता है। और यहाँ पे ईयर जो है 22.5 की जगह पे उन्होंने राउंड अप किया है 22। तो उतना ही डिफरेंस है ग्रेचुइटी कैलकुलेशन में। फिर ग्रेचुइटी कैलकुलेशन अगर किसी का सपोज अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेशन होता है, इसमें एक चीज है, द ग्रेचुइटी बेनिफिट्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टेन्योर ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय। द अमाउंट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम 20 लाख। द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल दिया गया है उसके देखिए पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है। लेस देन 1 ईयर है तो 2 बेसिक सैलरी, 2 इंटू बेसिक सैलरी। 1 ईयर और मोर बट लेस देन 5 ईयर्स है तो 6 इंटू बेसिक सैलरी। 5 ईयर्स और मोर बट लेस देन 11 ईयर्स है तो 12 इंटू बेसिक सैलरी। इस हिसाब से ईयर के हिसाब से अगर आपने काम किया और अनफॉर्चुनेट डेथ किसी का हो जाता है तो वो हिसाब से ग्रेचुइटी कैलकुलेशन होता है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। अभी कुछ क्वेश्चंस मन में आता है, जैसे FAQ हमने डाला है ग्रेचुइटी का, अगर कोई रिजाइन कर देता है 4 ईयर्स 5 मंथ्स में, 4.5 ईयर्स में, वो एलिजिबल है कि नहीं ग्रेचुइटी के लिए? वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल नहीं है। उसको मिनिमम 4 ईयर्स 10 मंथ्स और 18 डेज कंप्लीट करना पड़ेगा ग्रेचुइटी रूल के हिसाब से। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है और अंडर कॉन्ट्रैक्टर वो काम कर रहा है तो और वो रिजाइन करता है 5 साल के बाद, तो एलिजिबल है कि नहीं? वो एलिजिबल है, लेकिन ये जो ग्रेचुइटी उसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिलेगा, कंपनी से नहीं मिलेगा। जिस कॉन्ट्रैक्टर अंडर वो काम कर रहा है उससे ही मिलेगा वो। फिर इसमें और एक क्वेश्चन है कि मैं कैसे नॉमिनेट करूं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे नॉमिनी को मिलना चाहिए ना। तो इसमें कैसा है, जब आप ज्वाइन करते हो कोई कंपनी को तो वहां पे आपको बोला जाता है कि एक नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने। वो नॉमिनेशन फॉर्म का नाम है फॉर्म F। तो इसमें आप अपना नॉमिनी डिटेल्स डाल के रखो तो वो इशू भी नहीं रहेगा आगे। फिर और एक चीज है कि कितने दिन के अंदर मुझे एम्प्लॉयर से वो ग्रेचुइटी अमाउंट मिलना चाहिए। वो 30 डेज, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ग्रेचुइटी, जो डिटेल्स में स्लाइड बाय स्लाइड यहाँ पे है। प्लीज गो थ्रू एवरी स्लाइड केयरफुली टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ इसमें दी गई है, आपकी पूरा समझ में आ जाएगा। और आगे हम और भी टॉपिक लेके आएंगे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए PMArt HRD, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा अगर बेल आइकन में आप क्लिक करते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स।